शुरुआत मैं आदिवासी शब्द से करना चाहता हूं। आदिवासी शब्द का बहुत गहरा मतलब है। आदिवासी मतलब ओरिजिनल हिंदुस्तान के जो मालिक थे। अगर आप यहां 1000-2000 साल पहले, 3000-5000 साल पहले आते तो सारी की सारी जमीन आदिवासियों के हाथ में थी। इस बात को कोई डिस्प्यूट नहीं करता, यह सच्चाई है। और आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है वो एक प्रकार से आपकी जमीन खोने की हिस्ट्री है। पहले पूरे देश की जमीन आपकी थी। आस्ते 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 आपको हटाते गए। और अब 21वीं सदी में एक नया शब्द आया है। आरएसएस और बीजेपी का शब्द है वनवासी। वनवासी का मतलब कि भाई आप ओरिजिनल मालिक नहीं थे। आदिवासी का मतलब यह देश आपका था, इस देश का जल जंगल जमीन आपकी थी। वनवासी का मतलब नहीं, ओरिजिनल मालिक आप नहीं थे, ओरिजिनल मालिक कोई और था। जल जंगल जमीन आपकी नहीं थी, आप तो सिर्फ जंगल में रहते हो। बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि अगर आप आदिवासी हो तो फिर इस देश का आप पर कर्ज है। आपकी जमीन ली गई, आपका जल, आपका जंगल, आपकी जमीन वो आपसे छीनी गई। इसका मतलब आप पर कर्ज है। वनवासी मतलब कुछ नहीं। वनवासी मतलब आप तो जंगल में रहते हो भाई, क्या लेना देना। और वनवासी बिरसा मुंडा जी जो हैं, इनकी सोच पर आक्रमण है। किसी ने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि देखिए ये जो किताब है ये आजादी के बाद लिखी गई है, इसमें हिंदुस्तान के सारे कानून हैं, हिंदुस्तान का जो विजन है इसमें है, हिंदुस्तान के हर नागरिक को एक वोट ये देता है। मगर ये नई किताब नहीं है। इस किताब में हजारों साल पुरानी सोच है। बीजेपी के लोग, मोदी जी बिरसा मुंडा जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं, अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं, फूले जी के मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं, गांधी जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं। मगर जो बिरसा मुंडा जी ने कहा था, जिस चीज के लिए वो मरे, उसकी रक्षा नहीं करते। तो इस किताब में बिरसा मुंडा जी की आवाज है। और जब बीजेपी इस आवाज पर आक्रमण करती है, जब आपको वनवासी कहती है, जब आपकी जमीन छीनती है, आपका जल छीनती है, आपका जंगल अदानी को देती है, तो सिर्फ संविधान पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, वो बिरसा मुंडा जी पर आक्रमण कर रहे हैं।
और आजकल फैशन बन गया है, जो एक स्पीकर ने कहा, देश में जमीन किसकी जाती है? जब भी विकास की बात आती है, सीधा आदिवासी की जमीन छीन लेते हैं। स्टैचू बनानी है, आदिवासी की जमीन छीनो। माइन खोलनी है, आदिवासी की जमीन छीनो। और फिर वापस कॉम्पनसेशन भी मत दो। मतलब आपके कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, आरएसएस के लोग, मोदी जी, बीजेपी के लोग मेरे ऊपर आक्रमण करते हैं। मगर जाति जनगणना का क्या मतलब है? पूरा देश जानता है कि इस देश में तकरीबन 9% आदिवासी हैं, 10% आदिवासी हैं। देश जानता है 15% दलित हैं, 50% पिछड़ा वर्ग है, 15% माइनॉरिटी कह लो। आपने प्राइवेटाइजेशन शब्द यूज किया। आपने कहा कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाता है। यह गलत शब्द है। प्राइवेटाइजेशन से लग रहा है कि जब यह प्राइवेटाइजेशन होता है, यह सबको जाता है। इस शब्द से यह लगता है कि भैया प्राइवेटाइजेशन होता है तो आदिवासियों को भी मिलता है, दलितों को भी मिलता है, पिछड़ों को भी मिलता है। नहीं, प्राइवेटाइजेशन का मतलब चुने हुए 5-7% लोगों को मिलता है। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, उसमें रिजर्वेशन था, उसमें आदिवासी युवा जा सकता था, दलित जा सकता था, पिछड़े वर्ग का जा सकता था। अब खोलिए अदानी जी की कंपनी की लिस्ट खोलिए, उनके सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट खोलिए, दिखा दीजिए मुझे कौन सा आदिवासी बैठा है वहां पे। एक नहीं मिलेगा आपको। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट निकाल दीजिए। कुछ साल पहले धूमधाम से बजट का रिलीज हुआ, 11 अफसर खड़े थे, फोटो ली गई, और मैंने सवाल पूछा कि भैया ये जो 11 अफसर हैं, इनमें 90% का तो कोई है ही नहीं। मतलब पूरे देश का धन बांटा जा रहा है, लाखों करोड़ रुपए बांटे जा रहे हैं, और लाइन में आपको ना एक आदिवासी, ना दलित, ना पिछड़ा। कहीं भी देख लीजिए आप, प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालिए, उनके मालिकों की लिस्ट निकालिए, दिखा दीजिए आदिवासी का कौन सा अस्पताल है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस की लिस्ट निकालिए, दिखा दीजिए मुझे उनका आदिवासी मालिक कहां है। कॉर्पोरेट इंडिया खोलिए, उनकी लिस्ट निकालिए, 500 सबसे बड़ी कंपनियां जिनका लाखों करोड़ रुपए ऐसे माफ हो जाता है। 1 सेकंड लगता है मोदी जी को 16 लाख करोड़ रुपए उनका माफ किया गया है। उनकी लिस्ट निकालिए, मालिकों की लिस्ट निकालिए, दिखा दीजिए वहां पे कौन सा पिछड़ा है, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, कहां है लोग उसमें।
तो देश का पूरा धन आपसे छीना जा रहा है। आप जीएसटी देते हो ना? देते हो नहीं देते हो? देते हो ना? ये आप कपड़े पहने हैं, इसमें जीएसटी जाती है ना? आपने अगर ये शर्ट खरीदी, जितनी जीएसटी उस पर लगती है, अदानी जी की भी उसी शर्ट पे लगेगी ना? लगेगी नहीं लगेगी? तो जितना टैक्स आप देते हो उतना अदानी देता है। उसकी आमदनी देखिए, आपकी आमदनी देखिए। आप मुझे बता दीजिए, आप में से कितने लोगों का कर्जा माफ हुआ है? एक है यहां पे कोई व्यक्ति जिसका कर्जा माफ हुआ है? नहीं, एक नहीं मिलेगा आपको। पूरे देश में ढूंढ लो, आपको शायद एक आदिवासी ना मिले जिसका कर्जा माफ हुआ हो। और अदानी जैसे लोगों के लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ हो रहा है, रोज उसका कर्जा माफ होता जा रहा है। तो जाति जनगणना का मतलब है कि यह पता लगाना, जैसे तेलंगाना में हमने कर दिया है, आदिवासी कितने हैं और देश की संस्थाओं में, ब्यूरोक्रेसी में, कॉर्पोरेट्स में उनकी कितनी हिस्सेदारी है, यह मेन सवाल है। आप 15%, आप 9% हो, दलित 15% हैं, पिछड़ा वर्ग 50% है, कितनी हिस्सेदारी है आपकी? आपको लगता है कि आदिवासियों की देश में 10% हिस्सेदारी है? लगता है आपको? तो लंबे भाषण होते हैं, बिरसा मुंडा जी की मूर्ति के सामने ये लोग हाथ जोड़ते हैं, और फिर जब पावर देने का टाइम आता है या धन देने का टाइम आता है, चुप हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा किया था। मेरी एक कुछ दिन पहले केरल में डिस्कशन हुआ। एक व्यक्ति मुझसे कहता है कि ये जो आदिवासियों को, दलितों को फ्री में दिया जाता है, ये कब बंद होगा? मैंने उसे जवाब दिया, जिस दिन अदानी अंबानी जैसे लोगों को फ्री में माल मिलना बंद हो जाएगा, उस दिन आदिवासियों का फ्री बंद हो जाएगा। मतलब इनको दिखता भी नहीं है। मनरेगा में व्यक्ति को फ्री में कुछ नहीं मिलता, वो खून पसीना देकर मजदूरी करके उसको पैसा मिल रहा है और उसे फ्री कहा जा रहा है। और अदानी का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ हो रहा है, वो फ्री नहीं है, वो विकास है, वो प्रगति है। किसकी प्रगति? 90% की प्रगति या 500,000 लोगों की प्रगति? किसका विकास? यह भी सवाल पूछना चाहिए। कहते विकास हो रहा है, विकास किसका? गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का या अरबपतियों का? हम पैसा कानून लाए, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, मनरेगा, भोजन का अधिकार, यह सब आपको प्रोटेक्शन देने का था। आपने भविष्य की बात की।
सारे के सारे कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज गुजरात में तो सारे बंद कर दिए हैं, स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए हैं, पूरा प्राइवेटाइज कर दिया है। तो इस दुनिया में, इस प्राइवेटाइज दुनिया में आपको शिक्षा कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी? बिना हाई क्वालिटी सरकारी स्कूल, बिना हाई क्वालिटी सरकारी यूनिवर्सिटी, बिना हाई क्वालिटी सरकारी कॉलेजेस आपको शिक्षा नहीं मिल सकती, आपके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल सकती। तो अगर हमें आदिवासियों की मदद करनी है तो सरकारों को जो उनकी जिम्मेदारी है फिर से पूरी करनी पड़ेगी। सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी स्कूल हाई क्वालिटी के, जिसमें आपके बच्चे जाके कम से कम पैसा देकर पढ़ पाए और कॉम्पिटिटिव रहें। मुझे काफी अच्छा लगा कि आप सब मिले और आपने आदिवासी विजन की बात की। भविष्य में हमें क्या करना है, आपका एक मैनिफेस्टो होना चाहिए कि हम देश में और गुजरात में आदिवासियों के लिए ये करवाना चाहते हैं और हम करवा के छोड़ेंगे। और सबसे जरूरी चीज ये संविधान है। हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, आज वाइस चांसलर्स की लिस्ट निकालिए, आपको सिर्फ आरएसएस के लोग मिलेंगे। सिर्फ आरएसएस के लोग, उनको कुछ शिक्षा के बारे में कुछ नहीं मालूम, साइंस के बारे में नहीं मालूम, हिस्ट्री के बारे में नहीं मालूम, बस आरएसएस की मेंबरशिप है इसलिए वाइस चांसलर बन रहे हैं। और हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को इन्होंने पकड़ लिया है, घुस गए ये। तो आने वाले समय में आप लोगों को भी इन संस्थाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तक आपके लोग ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में, जुडिशरी में नहीं आएंगे, तब तक आपका फायदा नहीं होने वाला है। और यही आपकी रक्षा करता है। और ये लगे हुए हैं, मैं बता रहा हूं, ये लगे हुए हैं इसको खत्म करने में, क्योंकि इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को एक वोट मिलना चाहिए। इनकी थिंकिंग में, इनकी सोच में आप लोग कम हो। आप लोगों को इस देश में जगह नहीं मिलनी चाहिए। वो कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि आप लोग वनवासी हो, आपको जंगल में रहना है। उस शब्द में बहुत कुछ छुपा है। जो जंगल में रहता है उसे अंग्रेजी की जरूरत है? क्या जरूरत है? उसे शिक्षा की जरूरत नहीं। जो आदिवासी है उसको शिक्षा की जरूरत है। तो इस शब्द में पूरा का पूरा इनकी थिंकिंग छुपी हुई है। आपको कहते हैं वनवासी। हिंदुस्तान में जंगल बढ़ रहा है, कम हो रहा है? घटता जा रहा है ना। तो उस शब्द में लिखा हुआ है कि भैया जहां जंगल है वहां आप लोग रहो, जहां जंगल नहीं है आप लोग जाओ, निकलो वहां से, आपकी तो कोई जगह ही नहीं है। तो आपको वनवासी बना दिया और फिर जंगल को काटने लग गए। जब जंगल खत्म हो जाएगा फिर आप लोग मजदूरी करोगे।
मगर अगर आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया तो फिर सवाल उठता है कि हमारा जंगल है, कैसे काट रहे हो, कैसे ले रहे हो, हमारा जल है, हमारी जमीन है, कैसे ले रहे हो, बिना पंचायत के पूछे कैसे ले रहे हो, धमका के कैसे ले रहे हो। फिर ये सारी बातें शुरू हो जाती। इसीलिए ये चाहते हैं कि आप लोग वनवासी बनो, अपना हक मत मांगो, अपने बच्चों के लिए शिक्षा मत लो। आप लोग या जंगल में रहो और जब जंगल खत्म हो जाएगा फिर मजदूरी करो। ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इस देश में जितनी जगह दूसरे लोगों को मिलती है उतनी आपको मिले। बेहतरीन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आपके बच्चे पढ़ें। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में आपके लोग काम करें, आपके बच्चे काम करें। जब सीईओज की लिस्ट निकाली जाए उस लिस्ट में आदिवासी नाम दिखे, ऐसा भविष्य हम चाहते हैं। यही लड़ाई। और आप जानते हो, जो आपने कहा कि मेरे दिल में, मेरे परिवार के दिल में, कांग्रेस पार्टी में आपके लिए बहुत जगह है, प्यार है, मोहब्बत है। आपने मुझसे कहा, अभी कहा कि आदिवासी एरिया में मुझे यात्रा करनी चाहिए। यह अच्छा सुझाव है। इसके बारे में हम सोचेंगे, देखेंगे अगर किया जा सकता है। आप यहां आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी। देश में नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है। आपने देखा ईरान में युद्ध हो रहा है। देखा, प्रधानमंत्री भाग गए थे पार्लियामेंट हाउस से। देखा आपने? देखा था? सुना है मैंने 25 मिनट का भाषण किया। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, लिख के रख लो, पार्लियामेंट हाउस में डिबेट नहीं कर सकते। कॉम्प्रोमाइज हो गए। आप देखिए, अमेरिका के साथ, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, अमेरिका के साथ इन्होंने डील किया, यूएस डील। उसमें पहली बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने, किसी भी प्रधानमंत्री ने, कृषि का सेक्टर खोला। किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक कृषि का सेक्टर नहीं खोला। उसका कारण है क्योंकि हमारे जो खेत हैं वो छोटे खेत हैं। आप जानते हो, 5, 6, 10 एकड़ के, 1 एकड़ के, 2 एकड़ के खेत हैं। अमेरिका में 1000 एकड़, 2000, 5000, 10,000 एकड़ के खेत हैं। यहां पे हमारे लोग हाथ से काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, मैकेनाइजेशन कम है। वहां पे कॉम्बाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, पूरा मैकेनाइजेशन है। अगर उनका माल यहां आ जाएगा तो हमारे सारे के सारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए किसी भी प्रधानमंत्री ने कृषि का सेक्टर नहीं खोला। इन्होंने दाल, सोयाबीन, फल, कपास, ये सब खोल दिया है। चार महीने के लिए नहीं खोलना चाह रहे थे। 4 महीने वो फंसा हुआ था और मैं पूछ रहा था क्यों फंसा है वो। सरकार के लोग कह रहे थे कि क्योंकि कृषि का सेक्टर नहीं खोलना। हिंदुस्तान का पूरा डेटा जो है
जो इस देश की पूंजी है, आप 21वीं सदी में, 20वीं, पिछली सदी में जो तेल की जगह होती थी, 21वीं सदी में वो डेटा है। जिसके पास डेटा है उसकी प्रगति होने वाली है। पूरा का पूरा हिंदुस्तान का डेटा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को पकड़ा दिया। ₹9 लाख करोड़, नंबर याद रखिए, हर साल हिंदुस्तान अमेरिका से 9 लाख करोड़ का माल खरीदेगा। 5 साल के लिए हर साल 9 लाख करोड़। आप सोचिए, अगर हम अमेरिकन कंपनी से 9 लाख करोड़ खरीदेंगे तो हमारी कंपनियों का क्या होगा, हमारी छोटी कंपनियों का क्या होगा, हमारे स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री का क्या होगा। अमेरिका का जो टैक्स था वो 0 कर दिया और हमारा पहले से ज्यादा कर दिया। और चौथी और सबसे गंभीर बात, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्रंप से कहा कि हम बिना आपसे पूछे तेल और नेचुरल गैस नहीं खरीदेंगे। अगर आप कहोगे कि रूस से नहीं खरीदना है, हम नहीं खरीदेंगे। अगर आप कहोगे ईरान से नहीं खरीदना है, नहीं खरीदेंगे। अगर आप कहोगे इराक से नहीं खरीदना है, वेनेजुएला से नहीं खरीदना है, हम नहीं खरीदेंगे। आप बोलो, जो आप हुक्म करोगे हम पूरा करेंगे। ये 4 चीजें नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को दी हैं। लिया कुछ नहीं। अमेरिका हमसे माल नहीं खरीदेगा। अमेरिका को पेट्रोल गैस खरीदने से पहले हमसे नहीं पूछना। उनका टैक्स कम हो गया, हमें कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कंट्रोल कर रखा है। कैसे? एप्स्टीन वो हैं 4-5 तरीके, मगर मैं आपको सिर्फ 2 बता रहा हूं आज। मैं जानता हूं, एक एप्स्टीन और दूसरा अदानी। और अदानी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं। मोदी जी और बीजेपी का जो पूरा फाइनेंस का स्ट्रक्चर है, यह अदानी है। अदानी आम कंपनी नहीं है, इस बात को आप समझिए। अदानी बीजेपी, नरेंद्र मोदी, इनका स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल सिस्टम है। पोर्ट पकड़ा दिए, एयरपोर्ट दे दिए, सीमेंट की कंपनी दे दी, मुंबई का एयरपोर्ट उठा के दे दिया, सोलर पावर, विंड पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा का सारा इस व्यक्ति को दिया। क्या लगता है आपको, यह काम फ्री में हो रहा है क्या? फ्री में हो रहा है? नहीं, फ्री में नहीं हो रहा। और इस
कंपनी पर अमेरिका में कोर्ट केस लगा दिया और मोदी जी को सीधा मैसेज दे दिया। वो कोर्ट केस अदानी को धमका नहीं रहे, वो मैसेज मोदी जी को गया है कि ज्यादा उठपटांग की हिंदुस्तान के लोगों के साथ ड्रामा करना कर लो, हमारे साथ ड्रामा किया ना तूने, फिर देखना। पूरा का पूरा रिकॉर्ड उनके हाथ में भाई। पैसा कहां गया, कहां से कहां गया, कैसे जाता है, कब जाता है, सारा हाथ में। डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुल के कह दिया, गूगल पे जाइए देखिए, वो तो कह रहा है कि भैया मैं नरेंद्र मोदी के करियर को खत्म कर दूं जब चाहता हूं, मुझसे मत करवाओ। तो कंट्रोल उनके हाथ में है। प्रधानमंत्री 100% कॉम्प्रोमाइज्ड है। बट नहीं, अब आप बोल रहे हो मगर नुकसान किसका हो रहा है? आपका हो रहा है। आपका भयंकर नुकसान हो रहा है आदिवासियों का। जमीन आपकी जा रही है, जल जंगल आपका सब जा रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रही हैं, सारा का सारा प्राइवेटाइज हो रहा है। प्रधानमंत्री को पकड़ रखा है। आप उनकी आंख को देखिए, टीवी पे देखिए आप। 25 मिनट का भाषण दिया, अभी दिया। आप बताइए, अमेरिका के खिलाफ कुछ बोला? कुछ बोला? एक शब्द बोला? %% कंट्रोल में है। और आप देखते जाओ, जो भी होगा अब वो हिंदुस्तान के फायदे के लिए नहीं होगा, अमेरिका के फायदे के लिए होगा। देख लेना आप, आपको दिखेगा। एक बार बंदा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, आदमी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, फिर बात वहीं खत्म हो जाती है। आप देखना, अब नरेंद्र मोदी जी ट्रंप के सामने चूं तक नहीं कर सकता है। बता रहा हूं आपको, मैं सच बोलता हूं। ट्रंप कहता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध उसने रुकवाया। आप देखो क्या अपमान, हमारी सेना का अपमान कर रहा है। कहता है हिंदुस्तान के जहाज गिरे, 7 जहाज गिरे, मैंने युद्ध रुकवाया। मोदी जी के मुंह से चूं तक आवाज नहीं निकली। एक बार नहीं बोला, 50 बार बोला उसने, बोलता रहता है। हमारा प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पाता। क्यों? कंट्रोलर हाथ में उसके है। और अंत में जब मोदी जी का कंट्रोल उधर है तो सबसे ज्यादा चोट आपको लगती है, क्योंकि आपका प्रधानमंत्री आपके लिए काम ही नहीं कर रहा है, आपकी रक्षा ही नहीं कर सकता। ज्यादा लंबा बोल गया, तो थोड़ा मैं आपको बताना चाह रहा था, थोड़ा दूसरी इशू के बारे में भी बताना चाहता था। मगर मेन बात है भैया, इसको हम सब इसकी रक्षा करेंगे, इसको नहीं छोड़ना हमें, क्योंकि इसकी रक्षा में बिरसा मुंडा जी की विचारधारा की रक्षा है, आदिवासियों की रक्षा है, हिंदुस्तान के गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, सबकी रक्षा है। जिस दिन यह गायब हो गया उस दिन कुछ नहीं बचेगा हमारा, आपका, आदिवासियों का। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।